नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज करंट अफेयर की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 15 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और जैसा कि आपको पता है, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगा रहे होंगे और लगातार पैटर्न देख रहे होंगे आपके एग्जाम का, तो आपको पता होगा कि करंट अफेयर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं रोज आप लोग से एक बात कहती हूँ कि जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स भी बनाना शुरू करें, क्योंकि ध्यान रखिएगा जब आपका एग्जाम पास में होगा तो वो शॉर्ट नोट्स ही आपको हेल्प करेगी रिवीजन करने में। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया कि वो लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग नहीं बना रहे वो अभी से बनाना शुरू करें, क्योंकि एक साथ बल्क में इतनी पीडीएफ जो है इजी नहीं होता है पढ़ना, या फिर मैगजीन चाहे जो भी हो, आप कोई भी सोर्स फॉलो कर रहे हो, आप अपनी शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, इवन हर सब्जेक्ट के। तो वही आपको जा करके एंड में रिवीजन में हेल्प करते हैं। बहुत कम समय में बहुत सारी चीजें एक साथ रिवीजन कर लेते हैं। तो कोशिश करिए शॉर्ट नोट्स बनाने की, बहुत बड़ा काम नहीं है। मैक्स टू मैक्स अगर पर डे बना रहे हैं तो 5 से 10 मिनट करें, बाकी अदर सब्जेक्ट का इसी तरह होता रहता है। ठीक है, चलिए देर नहीं करूंगी, अपनी क्लास स्टार्ट करूंगी। उसके पहले कहना चाहूंगी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान हासिल किया है। जैसा कि आपको पता है, खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है और उसका फाइनल भी हो गया है। और क्वेश्चन यही पूछा गया है कि सबसे ज्यादा जो है पदक के साथ कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है, फर्स्ट रैंक पे रहा है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, जिन्हें आंसर पता है वो वीडियो को पॉज करें, कमेंट बॉक्स में आंसर दें, और जिन्हें नहीं पता है वो ध्यान से देखिए सेशन को। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष स्थान पे रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम जो पदक तालिका जारी की गई है 2022 में। ठीक है, तो पता है ये इस बार का 5वां संस्करण था। हम लोगों ने कई बार इस बारे में बात किया है। इस बार का मेजबान राज्य कौन सा था दोस्तों? खेलो इंडिया यूथ गेम का मध्य प्रदेश था। और इस गेम में देखा जाए जो फाइनल हुआ है उसमें यहाँ पे 56 जो है गोल्ड मेडल, 55 रजत, और यहाँ पे देखिए 50 कांस्य ब्रॉन्ज मेडल के साथ 161 पदक जीता है। किससे दोस्तों? महाराष्ट्र ने टोटल जो जीता है। ठीक है, गोल्ड मेडल के आधार पे जो है रैंक जारी की जाती है और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल महाराष्ट्र ने जीता। और इसी के साथ साथ खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में शीर्ष स्थान जो हासिल किया है वो महाराष्ट्र ने किया है। ध्यान रखिएगा ये 5वां संस्करण था। दूसरे स्थान की बात करें तो 41 जो है गोल्ड मेडल जीता है, यहाँ पे 41 हरियाणा ने, साथ ही साथ उसने 32 रजत और 55 कांस्य पदक जीता है। टोटल 128 पदक जीत करके हरियाणा किस स्थान पे था दोस्तों? दूसरे स्थान पे रहा है। तीसरे स्थान की देखिए जो यहाँ पे मेजबान राज्य था, यानी कि जो मध्य प्रदेश राज्य था, वो तीसरे स्थान पे रहा है। टोटल उसने 96 पदक जीते हैं, मेडल जीते। ठीक है, 39 उसने गोल्ड मेडल जीता था। और वही बात करें इस साल जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है 2022 वाला जो था वो 5वां संस्करण था। ठीक है, मेजबानी किसके द्वारा की गई है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का 5वां संस्करण। और ये जो है राज्य के 8 शहरों में इस खेल का आयोजन किया गया था। ये 8 अलग अलग शहर कौन से थे? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, महेश्वर, मंडला और बालाघाट। इन 8 अलग अलग शहरों में इस खेल का आयोजन किया गया है। इस वर्ष के खेल में देखा जाए कुछ नए खेलों को भी, जैसे कि पानी के खेल को इसमें शामिल किया गया है। कौन से? कायाकिंग, कैनोइंग, कैनो सलाम, यहाँ पे फेंसिंग, ये सब नए खेल जो हैं, यानी कि जो पानी वाले खेल हैं वो इस साल के जो है खेलो इंडिया यूथ गेम में इस साल के संस्करण का हिस्सा थे। तो ध्यान रखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश में, उसका समापन भी हो गया और पदक भी जारी कर दिया गया। कौन सा राज्य शीर्ष पे था? हमने देखा कि इस साल महाराष्ट्र जो है वो प्रथम स्थान पे था, दूसरे स्थान पे हरियाणा, और जो तीसरा स्थान था वो मेजबान राज्य यानी कि मध्य प्रदेश का था। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि जो क्या देखिए 5वें संस्करण की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि खेलो इंडिया यूथ गेम का जो चौथा संस्करण हुआ था वो किस राज्य में हुआ था, उसकी मेजबानी किस राज्य के द्वारा की गई थी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ करंट बल्कि स्टैटिक्स यानी कि हिस्ट्री, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में जो सामाजिक आंदोलन चलाए गए थे कुछ महान शख्स के द्वारा, कुछ ऐसी पर्सनालिटी थी, उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को ना सिर्फ आप करंट से रिलेट करिएगा बल्कि स्टैटिक्स भी पढ़िएगा इसका। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका दूसरा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों ने, जो लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा और जिन्होंने देखा होगा सामाजिक सुधार आंदोलन जो चलाए गए थे, उनमें हमने महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में भी पढ़ा था। और उनकी हाल फिलहाल में 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। और इनकी पूछा जा रहा है कि ये जो 200वीं जयंती थी वो कब मनाई गई। तो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर 12 फरवरी को मनाई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और देखिए ये जो यहाँ पे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, यानी कि 12 फरवरी 2023 को, ये डेट याद रखिएगा, इसी दिन जो है 2023 को 200वीं जयंती मनाई गई है। किसकी? महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, ठीक है। और इसके इनकी जो है 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ये पूरा 1 वर्षीय समारोह चलेगा 2022 तक, माफ करिएगा 2024 तक। और ये समारोह जो हो रहा है वो दिल्ली का एक स्टेडियम है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, वहां पे इसका आयोजन किया जा रहा है। बात करें महर्षि दयानंद सरस्वती जी का, इनका जन्म देखिए 12 फरवरी 1824 को हुआ था। और ध्यान रखिएगा ये एक समाज सुधारक थे। मॉडर्न हिस्ट्री में आप इनकी बात पढ़े होंगे, बहुत सारी जगहों पे इन्होंने यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने समर्थन किया था, ठीक है। वेदों की और लोटो इन्होंने बात किया था, ठीक है। शुद्धि आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था, बहुत सारी चीजें इनके द्वारा की गई थी। बात करें, इन्होंने देखा जाए समाज में जो असमानताएं विद्यमान थी, ठीक है, उसको भी समाप्त करने के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्य किए, ठीक है। तो इन्होंने उससे देखा 7 अप्रैल 1875 में, ये डेट याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। जो उस समय के समाज में जो असमानताएं विद्यमान थी, उन असमानताओं को समाप्त करने के लिए। वर्तमान में भी बहुत सारी चुनौतियां हैं इस तरह की, अभी भी देखिए 200 वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी हम असमानताओं का सामना कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इन्होंने इस समय जो था, इन्होंने बात किया जो समय तत्कालीन जो समाज में कुरीतियां विद्यमान थी, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए इन्होंने एक नारा दिया, आह्वान किया, वेदों की ओर लौटो। ध्यान रखिएगा, जो लोग एंशिएंट प्राचीन इतिहास पढ़े होंगे उन्हें ये पता होगा कि देखिए वेदों की जो वैदिक कालीन जो सभ्यता थी, जो कि 1500 लेकर के, ठीक है, 1500 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व के बीच की थी। ये ध्यान रखिएगा 2 समय में बांटी गई थी, एक तो आपका पूर्व वैदिक काल था, दूसरा उत्तर वैदिक काल था। पूर्व वैदिक जिसकी जानकारी हमें पूरी तरीके से ऋग्वेद से मिलती है। देखिए वेद कितने हैं दोस्तों? 4 हैं, ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद से हमें जो है पूर्व वैदिक काल की जानकारी मिलती है, जो कि कब से था दोस्तों? 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व का समय था, जिस कारण से इस पूरे काल को, पूर्व वैदिक काल को हम ऋग्वैदिक काल की संज्ञा देते हैं। उसके बाद 1000 से लेकर के जो है 600 ईस्वी पूर्व का जो समय आता है वो आता है उत्तर वैदिक काल। दोस्तों बात जब हम कहते हैं वेद में, आप लोग जब वैदिक काल पढ़ते हैं तो उसमें भी बहुत सारी हमें कुरीतियां देखने को मिलती है, जैसे कि उत्तर वैदिक काल में जाकर के महिलाओं की स्थिति क्या होती है? दयनीय होने लगती है। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे दयानंद सरस्वती जी के बारे में, तो उन्होंने जो पूर्व वैदिक काल का जो समय पीरियड था, जिसमें महिलाओं की स्थिति बड़ी सर्वोच्च हुआ करती थी, महिलाएं युद्ध में भाग लिया करती थी, यज्ञ में भाग लिया करती थी, महिलाओं को वेदों का पाठ करने का इजाजत था, मंदिरों में बैठ करके, ठीक है, ये सारी चीजें करने का जब महिलाओं को अधिकार था, वो ज्ञान ले सकती थी, शिक्षित रह सकती थी, आजीवन वो है विवाहित रह करके शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। उस समय महिलाओं की स्थिति बड़ी अच्छी हुआ करती थी। तो दयानंद सरस्वती जी ने उस समय के बारे में बात किया ना, कि पूरे वैदिक काल यानी कि पूर्व वैदिक काल के तरफ लौटने की बात इन्होंने किया। और उस समय जो कुरीतियां विद्यमान थी समाज को, उसको दूर करने के लिए इन्होंने आह्वान किया कि वेदों की ओर लौटो, यानी कि जिस समय वेदों का समय था उस समय की स्थितियां हमें यहाँ लाना होगा। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि आर्य समाज ने यहाँ पे देखिए सामाजिक सुधारों और शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया, ठीक है। और साथ ही साथ देखा जाए देश की जो सांस्कृतिक और सामाजिक जागृति थी उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दयानंद सरस्वती जी ने। इन्होंने इतना ही नहीं, मूर्ति पूजा का भी विरोध किया, जो मूर्ति पूजा प्रथा थी उसका भी इन्होंने विरोध किया। आगे चल करके 1880 के दशक में ध्यान रखिएगा इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, ठीक है, और इसके लिए कार्यक्रम भी शुरू किए।
दोस्तों इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया। शुद्धि आंदोलन क्यों? यानी कि एक तरीके से शुद्ध करना। देखिए बहुत सारे आप देखेंगे लोगों का जो है धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। कई बार वो स्वेच्छा से कर लेते, खुद ही कर लेते हैं, और कई बार क्या होता है कि उनको जबरन करा दिया जाता है, कोई लालच देकर के या फिर जबरदस्ती। तो कभी मतलब जो हिंदू लोग थे जो कभी यहाँ किसी कारण से इस्लाम धर्म उन्होंने ग्रहण कर लिया या फिर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया, तो उनको जो है अपने धर्म में पुनः वापसी के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन। और जो लोगों ने स्वेच्छा से अनैच्छिक यानी कि बिना इच्छा के किसी और धर्म को धारण कर लिया है, उनको क्या करना, अपने पुनः पुराने धर्म में परिवर्तित करना। इस आंदोलन का आह्वान किया किसने? दयानंद सरस्वती ने, शुद्धि आंदोलन का। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक भी प्रकाशित की थी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, 1875 में, और ये दयानंद सरस्वती के ही द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। मूलतः ध्यान रखिएगा हिंदी में ये पुस्तक लिखी गई थी। तो ये चीज आप लोग के इंपॉर्टेंट है। देखिए करंट भी इंपॉर्टेंट है कि 200वीं जयंती मनाई गई 12 फरवरी 2023 को। उद्घाटन जो समारोह था उसका प्रधानमंत्री जी ने किया है, दिल्ली में किया है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। और ये ध्यान रखिएगा, अब ये आपके लिए स्टैटिक्स पोर्शन भी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, तो थोड़ा सा बुक उठाइएगा मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें सामाजिक आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन में पढ़ लीजिएगा, स्पेशली दयानंद सरस्वती जी के बारे में। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो पढ़ लीजिएगा, कहीं से भी आपकी कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, यही मेरी आपकी कोशिश रहती है। बस जितना बता रही हूँ थोड़ा सा उसको फॉलो करते हुए चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अल जामिया तो सैफिया अरब अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है डी है, मुंबई में किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हाल ही में जो है मुंबई का एक शहर है, मुंबई की एक जगह जिसका नाम है मरोल। ठीक है, मरोल में 10 फरवरी को प्रधानमंत्री जी ने एक जो है अल जामिया तुस सैफिया अरबी अकादमी के परिसर का उद्घाटन किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये अल जामिया तुस सैफिया जो है ये एक अरबी अकादमी है, जनरली इसको जामिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये एक समुदाय है जिसका नाम है दाऊदी बोहरा समुदाय। ठीक है, ये नाम ध्यान रखिएगा। दाऊदी बोहरा समुदाय के जो युवा हैं, जो युवती हैं, उन युवा और युवतियों को जो है, जो युवा लड़के और लड़कियां हैं, उनको शिक्षा के लिए जो है शैक्षणिक संस्था, तो उनको शिक्षित करने के लिए इस अकादमी को स्थापित किया गया है। ठीक है, मूलतः इस जो है अकादमी की बात किया जाए तो ये मुख्य रूप से आध्यात्मिक और धार्मिक अध्ययन पर ये केंद्रित होती है। ठीक है, ये देखा जाए भारत में ओवरऑल देखा जाए तो ये चौथा जो है परिसर है, लेकिन भारत में दूसरा है। जो मुंबई परिसर है ये भारत में दूसरा परिसर है। ठीक है, इसके सबसे पहला जो परिसर बना था वो गुजरात के सूरत में बना था 1810 में। इसके बाद देखा जाए भारत में मुंबई में है, सूरत में सबसे पहला वो पूरा जो था सबसे पहला परिसर बनाया गया था। और इसके बाद कराची यानी कि पाकिस्तान में है। ठीक है, 1983 में बना था। और फिर केन्या की जो कैपिटल है नैरोबी, ठीक है, केन्या की जो कैपिटल है नैरोबी, वहां पे जो है इस जामिया का जो है परिसर है। तो टोटल देखा जाए तो पूरी दुनिया में जामिया के 4 परिसर हैं, 2 भारत में, एक आपका सूरत में 1810 में, अभी हाल फिलहाल में जो बना है यहाँ पे 2023 में मुंबई में, और बाकी देखा जाए पाकिस्तान के कराची में है और एक केन्या के नैरोबी में है। ठीक है, बेसिकली इस अकादमी, इस जामिया का उद्देश्य देखा जाए तो ये जो बोहरा समुदाय है, ध्यान रखिएगा इस समुदाय के बारे में ध्यान से पढ़िएगा। ये इसके जो युवा है, जो युवती हैं, उन समुदाय का नेतृत्व की भूमिका में उनको तैयार करना या फिर उनको एक तरीके से शिक्षित करने के लिए इस अकादमी को स्थापित किया गया था। ठीक है, तो बोहरा समुदाय, तो इसका नया परिसर अभी हाल फिलहाल में मुंबई के जो है मरोल में स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संस्कृत मंत्रालय द्वारा कहां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो देखिए ये राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव जो है आयोजित किया जा रहा है संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। कहां पे किया जा रहा है दोस्तों? मुंबई में किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आंसर मुंबई है। तो ये जो है मुंबई के यहाँ पे जो है महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, इन्होंने मुंबई का जो चर्च गेट है वहां पे मैदान है जिसका नाम है आजाद मैदान, वहां पे ही राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और इसका जो उद्घाटन किया गया है वो महाराष्ट्र के राज्यपाल, ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है,
स्पेशली देखा जाए ये जो आयोजन किया जा रहा है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, संस्कृत मंत्रालय से सहयोग के द्वारा, ठीक है। तो एक तरीके से महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से जो है ये मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय के द्वारा इस महोत्सव का, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बेसिकली किस चीज के लिए, तो देखा जाए जो भारत में विविध प्रकार की सांस्कृतिक विविधता है उनके बीच में जो है आदान प्रदान हो, और उसके माध्यम से यानी कि सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। इस महोत्सव को देखा जाए, ये राष्ट्रीय जो सांस्कृतिक महोत्सव है एक तरीके से संदेश देता है एक भारत और श्रेष्ठ भारत का, और ये दर्शाता है कि भाषा और सांस्कृतिक विविधता में कई विविधताओं के भी बावजूद जो है भारत वो एकजुट और एक है, ठीक है। हम देखें कि आप देखिए भारत में कितनी सारी जो है विविधताएं आपको देखने को मिलेगा, भाषा के आधार पे, आपके सांस्कृतिक आधार पे, खान पान के आधार पे, वस्त्रों के आधार पे, कई जो तरीके के जो विविधताएं यहाँ पे पाई जाती, बावजूद इन विविधताओं के हमारे देश में एकता है, हमारा देश एकजुट है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पे बात करें इस महोत्सव का जो उद्देश्य है, शिल्प यानी कि क्राफ्ट, संस्कृति, व्यंजन और उसी के माध्यम से विभिन्न राज्यों और नागरिकों की संस्कृति को जोड़ना है। यहाँ पे जो है संस्कृत मंत्रालय के तहत जो 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है और अकादमियां वो जो है इस पूरे महोत्सव में भाग ले रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का जो उद्घाटन किया, जो आयोजन हो रहा है वो मुंबई में हो रहा है, संस्कृत मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? यानी कि एक परिवार का एक ही आईडी होगा, ठीक है, पहचान पत्र होगी, और ये लॉन्च किया गया ऑप्शंस आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर केरल। तो करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश है। इंपॉर्टेंट है ये, सिर्फ आपके ना सिर्फ करंट बल्कि यूपी स्पेशल भी इंपॉर्टेंट है ये। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, किसके लिए? वन फैमिली वन आईडी, ठीक है, यानी कि एक परिवार एक आईडी कार्ड होगा, और उस पोर्टल को लॉन्च किया है। और ये जो है इसे प्रति परिवार एक नौकरी प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक इकाई के रूप में परिवार की पहचान करने के लिए शुरू किया गया। मतलब हर एक परिवार में एक नौकरी हो, उसके लिए जो है एक इकाई के रूप में परिवार जो है एक इकाई के रूप में होगा, एक कार्ड होगा तो एक इकाई के रूप में होगा, उसी पहचान के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। यहाँ ध्यान रखिएगा जो राज्य के जो सभी परिवार हैं जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र नहीं है, वे क्या करेंगे, इस पहचान का लाभ उठा सकेंगे। उनका जो परिवार है वो राशन कार्ड, अगर आप लोगों के पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड जो है वो पहचान पत्र ही उनका परिवार पहचान पत्र माना जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर के जो परिवार नहीं आता है लेकिन उनके पास अगर राशन कार्ड है तो वो राशन कार्ड ही क्या करेगा, उनका परिवार पहचान बना सकेगा, यानी कि वो राशन कार्ड ही बताएगा कि ये इस परिवार का क्या आईडी होगा, ठीक है। फैमिली की बात करें, यह फैमिली आईडी राज्य की पारिवारिक इकाइयों का लाइव व्यापक डेटाबेस स्थापित करेगा, और यहाँ पे देखें तो डेटाबेस लाभार्थी योजनाओं के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता संचालन में सहायक होगा। तो ध्यान रखिएगा वन फैमिली वन आईडी हेतु जो पोर्टल लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। चलिए अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जो ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है वो किसे बनाया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकोस क्रिस्टोडोलाइडस किस देश के अगले राष्ट्रपति होंगे? तो निकोस क्रिस्टोडोलाइडस जो है वो देखा जाए साइप्रस के जो है ये राष्ट्रपति होंगे। तो आप इनकी तस्वीर स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और जब भी कोई कंट्री वगैरह जो पूछा जाता है तो स्पेशली उनकी जो भौगोलिक स्थिति के बारे में भी हमें जानना हो चाहिए। तो यहाँ देखिए अभी हाल फिलहाल में नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं साइप्रस के निकोस क्रिस्टोडोलाइडस, ठीक है। और इन्होंने चुनाव में देखा जाए जो इनके प्रतिद्वंदी थे जिनका नाम है एंडियास मारोयानिस, ठीक है, इनको इन्होंने हराया और इस चुनाव में इन्होंने जीत हासिल किया। इस समय जो वहां के राष्ट्रपति थे निकोस अनास्तासियादिस, इन्हीं का ये स्थान लेंगे क्रिस्टोडोलाइडस, ठीक है। ध्यान रखिएगा निकोस अनास्तासियादिस जो है इसका स्थान लेंगे। तो ये इसके अब ये पूर्व प्रधान यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पे साइप्रस की। देखिए साइप्रस देखिए छोटा सा ये कंट्री आपको दिखेगा मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है।
और साइप्रस जिसको देखा जाए पूरी तरीके से मेडिटेरेनियन सी में है, ये छोटा सा द्वीपीय देश जैसा है। राजधानी देखिए निकोशिया है और यूरो जो है इसकी करेंसी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके उत्तर में देखिए टर्की है, ठीक है, और यहाँ पे आपको इजिप्ट दिख रहा है, इस तरह आपको सीरिया, लेबनान ये देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साइप्रस की कंडीशन देखिए, उत्तरी साइप्रस पे कब्जा करने के लिए कौन बैठा है, साइप्रस और टर्की के बीच में जो है एक तरीके से विवाद चल रहा है उत्तरी साइप्रस को लेकर के। तो टर्की बोलता है कि ये क्षेत्र उसका है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो साइप्रस की लोकेशन थोड़ा ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागर में स्थित ये देश है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक फाइलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। देखिए फाइलेरिया जिसे हम हाथी पांव जो है बीमारी भी कहते हैं, हाथी पांव बुखार, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा ये जो है परजीवी से होने वाली ये बीमारी है। पैर जो है बहुत मोटे, जैसे हाथी के पैर के आकार के हो जाते हैं, इसीलिए इसको हाथी पांव भी कहते हैं फाइलेरिया को। और भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि इसको पूरी तरीके से भारत से समाप्त कर दिया जाएगा। कब तक दोस्तों, 2027 तक, ठीक है, 2027 तक इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और हम बात करें यहाँ पे तो जो यहाँ का मंत्रालय है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इसने जो है फाइलेरिया रोग को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया, अभियान नहीं है अभियान चलाया, जिसका नाम है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, MDA। MDA ध्यान रखिएगा, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो अभियान चलाया गया है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। उद्देश्य क्या है, फाइलेरिया रोग को समाप्त करना, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें WHO यानी कि वैश्विक लक्ष्य जो WHO के द्वारा रखा गया है दोस्तों, वो 2030 तक रखा गया है और 2030 तक विश्व से फाइलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन भारत ने जो वैश्विक लक्ष्य है उसके 3 साल पूर्व ही यानी कि 2027 में फाइलेरिया को भारत से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें फाइलेरिया से सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है, राज्य है, वो देखिए कौन है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये राज्य जो है सर्वाधिक फाइलेरिया से प्रभावित क्षेत्र है, राज्य है। और अगर हम बात करें, आप स्क्रीन पे तस्वीर देख सकते हैं, ये फाइलेरिया से पीड़ित ये व्यक्ति हैं जिनका ये आप पैर देख सकते हैं। और इसे देखिए हाथी पांव कहा जाता है, देख रहे हैं आप, हाथी के पैर के जैसा ये पैर हो जाता है। और ये जो फाइलेरिया रोग है दोस्तों, ये परजीवी द्वारा होता है, सूक्ष्म तंतु जैसे क्रीमिया के कारण होता है ये यहाँ पे, और ये जो है परजीवी संक्रमण है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये जो संक्रमण है ये मच्छरों के काटने से फैलता है, यानी कि इसका जो वाहक मच्छर है वो कौन सा है दोस्तों, क्यूलेक्स मच्छर। ये क्यूलेक्स जो है ये इसका वाहक है, ठीक है। तो अगर जो है मान लीजिए किसी मच्छर में ये परजीवी है और वो मच्छर किसी को काट ले रहा है तो वो वाहक है, यानी कि वो उसके शरीर में इस परजीवी को क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर दे रहा है, और फिर उसके क्या हो रहा है, उसके वजह से व्यक्ति जो है इससे पीड़ित हो सकता है। तो उसका वाहक कौन है, ध्यान रखिएगा, मच्छर है। कौन सा अगर मच्छर है तो क्यूलेक्स मच्छर है, ठीक है। यहाँ पे लेसिका जो यहाँ फाइलेरिया है वो देखा जाए, यहाँ पे फिलारियोडीडिया परिवार के नेमाटोड ढेके जो कि राउंड वार्म होता है, नेमाटोड के रूप में वर्गीकृत परजीवियों के संक्रमण के कारण होता है, ठीक है। लसिका ये भी ध्यान रखिएगा, कौन से, नेमाटोड के रूप में जो वर्गीय परजीवी है उसके कारण लसिका जो है फाइलेरिया होता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 2027 रखा गया है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से इस क्वेश्चन को स्टार कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। ऑप्शंस देख रहे हैं, ये सब केंद्रीय मंत्रियों के नाम है। और अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का जो उद्घाटन किया गया है वो अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा किया गया है। तो ये देखा जाए वर्तमान में संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी और साथ ही साथ ये रेल मंत्री हैं, काफी ज्यादा मंत्रालय इनको है, अश्वनी वैष्णव जी को। और ये देखा जाए इन्होंने नई दिल्ली में ये अमृत पैक्स 2023 ये राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी, आपसे पूछा जा सकता है कि अमृत पैक्स हाल फिलहाल में चर्चा में था, ये क्या था, तो ये राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी है जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। ये 5 दिनों तक चलने वाली ये प्रदर्शनी है। आयोजन देखिए हुआ था 11 तारीख से शुरू हुआ था, आज यानी कि इसका 15 तारीख को इसका ध्यान रखिएगा लास्ट डे है।
और ये जो नई दिल्ली में प्रगति मैदान है वहां पे ही इसका आयोजन किया जा रहा है आजादी के अमृत महोत्सव के समारोह के तहत। ठीक है, इस प्रदर्शनी में ध्यान रखिएगा देश के जो इतिहास और संस्कृति से संबंधित डाक टिकट और फोटोग्राफिक संग्रह प्रदर्शित किए जाएंगे। और ये देखा जाए 5 विषयों पर आधारित ये प्रदर्शनी होगी। क्या विषय है? आजादी का अमृत महोत्सव, नया भारत, युवा शक्ति, नारी शक्ति, प्रगति, यहाँ पे प्रकृति और वन्य जीव तथा भारत की संस्कृति और इतिहास। इन 5 विषयों के आधार पर अमृत पैक्स 2023 का आयोजन नई दिल्ली प्रगति मैदान में किया जा रहा है। ठीक है, बात करें इंडिया पोस्ट की। देखिए, लॉर्ड कर्जन के समय में भारत में रेल लाइनें बिछाई गई, इंडिया पोस्ट का भी स्थापना किया गया। और ये ध्यान रखिएगा इंडिया पोस्ट है जो कि केंद्रीय डाक प्रणाली है। और ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1854 को हुई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कौन से मंत्रालय के तहत आता है? तो ये भारत सरकार के संचार मंत्रालय के तहत इंडिया पोस्ट जो है वो कार्य करता है। ठीक है, तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस समय लॉर्ड डलहौजी जो था वो देश का क्या था? गवर्नर जनरल था यहाँ पे। और इसके समय में आप मुझे बताइए कौन कौन से और कार्य किए गए थे संचार और परिवहन के क्षेत्र में, आप मुझे बताइए। देखिए, आज हम लोगों ने हिस्ट्री से रिलेटेड 2 चीजें पढ़ी, एक तो आधुनिक भारत, ऊपर से लॉर्ड डलहौजी के समय भी देखिए रेलवे लाइन, इंडिया पोस्ट, ये सारी चीजें पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इससे आपका स्टैटिक्स भी तैयार हो जाएगा, करंट तो आपका हो ही रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से रिलेट करके जब चीजों को पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखेंगे कि एक दिन में आप बहुत सारी चीजें कवर कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, 2 दिवसीय अर्बन 20 सिटी शेरपा की बैठक कहां आयोजित की गई? तो अर्बन 20 सिटी शेरपा की जो बैठक आयोजित की गई है वो गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित की गई है। ठीक है, ये 2 दिनों की बैठक थी अर्बन 20 सिटी शेरपा। ठीक है, देखिए एक शेरपा बैठक जो हुई थी G20 के तहत, जो पहली शेरपा मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? गुजरात, यहाँ पे राजस्थान के उदयपुर में। ये ध्यान रखिएगा अर्बन 20 सिटी शेरपा बैठक है, ये अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य देखिए क्या है? G20 के समग्र उद्देश्यों के अनुरूप समान समाधान तलाशने के लिए शहरों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना, ये इसका क्या था? विषय था, उद्देश्य था। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए G20 के अंतर्गत जो है भारत गुजरात में बहुत लगभग 15 कार्यक्रम होने वाले हैं। और ये तीसरा कार्यक्रम था जो गुजरात में आयोजित किया गया है, जो भारत इस साल आपको पता ही है भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, 2023 की G20 की अध्यक्षता। और यहाँ पे G20 के तहत जो है भारत की अध्यक्षता में G20 के तहत जो बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले हैं डिफरेंट सेगमेंट में, डिफरेंट जगहों पे। तो ये जो अर्बन 20 सिटी शेरपा हुआ है इसका आयोजन अहमदाबाद में हुआ है। थोड़ा सा अहमदाबाद यानी कि गुजरात से रिलेटेड एक फैक्ट ये भी देख लीजिए कि जो गुजरात गैस लिमिटेड है उससे ध्यान रखिएगा जो नेशनल NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर के गुजरात का शहर है सूरत के हजीरा में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना शुरू की है। तो ध्यान रखिएगा भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? ये गुजरात के सूरत में। किसके द्वारा? गुजरात गैस लिमिटेड ने किसके साथ सहयोग करके? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के साथ। ठीक है, इस परियोजना की शुरुआत की है। ये भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण है परियोजना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए आते हैं आज के लास्ट MCQ पे। और हमारा आज का लास्ट MCQ है कि हैदराबाद में आयोजित फार्मूला ई प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो फार्मूला ई प्रिक्स का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आप देख रहे हैं और हम करेक्ट आंसर पे चले दोस्तों। तो जिन एरिक वर्गेन ने जो है हैदराबाद में जो फार्मूला ई प्रिक्स रेस हुई थी उसका खिताब इन्होंने जीत लिया है। और हम बात कर लेते हैं, हैदराबाद में आयोजित था ये फार्मूला ई प्रिक्स। इसका खिताब DS फेंसेक के अनुभवी ड्राइवर है जिनका नाम है जिन एरिक वर्गेन, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ही जीत लिया है। और इस साल 2023-24 में जो फार्मूला ई सीजन का चौथा संस्करण था ये हैदराबाद में आयोजित किया गया। और ध्यान रखिएगा हैदराबाद में ये भारत में आयोजित होने वाली पहली फार्मूला ई रेस भी था। तो भारत में जो है पहली बार फार्मूला ई रेस का आयोजन किया गया। कहां पे किया गया? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। फाइनल में कौन जीता है दोस्तों? तो जिन एरिक वर्गेन ने जीता है। वही बात करें यहाँ पे जो है ये जो आयोजन किया गया है हैदराबाद में ई प्रिक्स का, ये देखिएगा ये हुसैन सागर झील में किया गया। देखिए अब हुसैन सागर झील की लोकेशन भी आप लोग देख लीजिए, हैदराबाद में है और उसी के तट पर इसका आयोजन किया गया है। और वहां पे NTR गार्डन के पास जो है
भारत का पहला स्ट्रीट सर्किट भी बनाया गया था। तो हुसैन सागर झील आप लोग के लिए चर्चा में आया। ठीक है, अगर हम देखें दूसरे तीसरे स्थान पे कौन रहा है, तो निक कैसिडी रहे हैं दूसरे स्थान पे। ठीक है, तीसरे स्थान की बात किया जाए तो यहाँ पे एंटोनी फेलिक्स दा कोस्टा जो है वो तीसरे स्थान पे थे। तो ये देखिए इसके विनर की लिस्ट है, तो इसे देख लीजिएगा। तो ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की। ठीक है, फैक्ट्स ऑफ द डे, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बात करते हैं सबसे पहला फैक्ट्स कि डार्विन दिवस मनाया गया, कब मनाया गया, 12 फरवरी को मनाया गया। ठीक है, चार्ल्स डार्विन का इसी दिन जन्म हुआ था, 12 फरवरी 1809 में हुआ था इंग्लैंड में, और उन्हीं की जन्म तिथि पे जो है 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया जाता है। देखिए देश है छोटा सा मोल्दोवा, वहां की जो प्रधानमंत्री थी इन्होंने भी हाल फिलहाल में अपने पद से यानी कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। क्या नाम था उनका, नतालिया गैव्रिलिता। ठीक है, और ये मोल्दोवा की प्रधानमंत्री थी। वही बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, क्या नाम है, राजेश बिंदल जो है ये बनाए गए हैं। और अभी हाल ही में ICC T20 महिला विश्व कप 10 फरवरी 2023 को शुरू हुआ, किस देश में, दक्षिण अफ्रीका में। इस पे भी नजर देखते रहेगा, इंपॉर्टेंट है ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड। और लास्ट है हमारा कि विश्व रेडियो दिवस मनाया गया, कब मनाया गया दोस्तों, ये 13 फरवरी को मनाया गया। ठीक है, 13 फरवरी को। और इस साल की थीम देखिए क्या है, रेडियो एंड पीस। अब आप मुझे बताइए कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। ठीक है, कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए, क्योंकि विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। रेडियो एंड पीस जो है इस साल की थीम थी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस किया और साथ ही साथ मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया। उम्मीद है उसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। और हाँ, आप लोगों से ये कहूंगी कि प्लीज शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करें आप लोग। जो चीजें अच्छी लग रही है वो भी बताएं, जो चीजें नहीं समझ आ रही वो भी बताएं, ताकि उसका समाधान निकाला जाए। बाकी डेली करंट अफेयर्स की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए और अपना प्रिपरेशन और तेजी से करिए। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।